हेलो, जय हिंद साथियों। मैं वंश बटार कंपटीशन योद्धा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की अपनी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके जितने भी यूपी के, उत्तर प्रदेश के जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपी पुलिस या फिर वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट और यहाँ तक कि यूपी पीएससी तक भी, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कब कब नाम चेंज हुआ है, कब इसकी राजधानी चेंज हुई है, इसका एम्बलम क्या होता है और इसके राजकीय पशु, राजकीय भाषा के बारे में जानेंगे। ठीक है, वो तो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मेन जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है प्रशासनिक संरचना कि उत्तर प्रदेश का जो शासन है, जो प्रशासन है, वह किस तरीके से काम करता है। जैसे उत्तर प्रदेश का परिचय पढ़ेंगे, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल के क्या क्या कार्य हैं, किस तरह से राज्यपाल दूसरी संस्थाओं से कनेक्ट रहता है, जैसे विधानसभा, विधान परिषद क्या होती है, इनके क्या काम हैं। उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, जिला न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, लोकायुक्त क्या होता है। फिर स्थानीय स्वशासन जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये क्या होती हैं, इनके क्या काम हैं, इनके हेड कौन होते हैं, और नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इन तीनों में क्या अंतर है और किस तरह से काम करती है। और ये जो वीडियो है ये पूरा कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से आए हैं वो सभी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आपको कहीं से भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल ये वीडियो देखिए और आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। देखो बच्चों, उत्तर प्रदेश के जो नाम है वो ऐसे नहीं है हमेशा से उत्तर प्रदेश नाम ही चलता आ रहा है। आप जानते होंगे इससे पहले अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों से पहले मुगलों का शासन था। इस तरह से अलग अलग जो शासन व्यवस्था है वो यहाँ पे बदलती रही है, शासन बदलता रहा है। अगर मैं बात करता हूँ 1836 की, 1836 में जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो था उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत। अगर मैं उत्तर प्रदेश पश्चिम प्रांत के बारे में बात करूं तो ये जो आगरा वाला रीजन है वही उत्तर पश्चिम प्रांत है। आगरा, जो मथुरा हो गया, इसी के साथ गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर, ये जो जिले हैं ये उत्तर पश्चिम प्रांत के अंतर्गत ही आते हैं। 1836 में उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत। इसके बाद 1870 में उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ, क्योंकि अभी जो बात हो रही थी वो केवल आपको मैंने जिलों के नाम भी बताए हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा और मथुरा, ये वाले जो जिले हैं, लेकिन उसमें अवध, जो लखनऊ, अवध जो है वो लखनऊ वाला जो एरिया है, लखनऊ कानपुर, उस वाले क्षेत्र को पहले हम अवध कहा करते थे। तो बाद में नाम में ऐड कर दिया 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ अवध। इसके बाद आते आते 1902 आता है। 1902 में जो उत्तर पश्चिम था, उत्तर पश्चिम की जगह आगरा नाम रख दिया गया और इसमें अवध ऐसा ही रहा, तो इसका नाम रख दिया गया आगरा तथा अवध का संयुक्त प्रांत। ये कब रखा गया? ये 1902 में। और 1937 आता है। 1937 में आगरा और अवध दोनों का नाम हटा दिया गया और नाम रख दिया गया संयुक्त प्रांत। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे सीधा क्वेश्चन लिखा आता है कि बताइए उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध किस सन में या किस ईयर में रखा गया था, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना होगा 1877। या फिर वो इस तरह से पूछ लेता है कि बताइए 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, तो आप बताएंगे संयुक्त प्रांत। इसी के बाद 1950 आता है। 1950 में जो संयुक्त प्रांत था उसका नामकरण करके उसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया जाता है। और ये जो तारीख है आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को ही संयुक्त प्रांत का जो नाम था वो उत्तर प्रदेश प्रांत रखा जाता है। और इसीलिए जो 24 जनवरी है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, 24 जनवरी को ही हम यूपी डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में बनाते हैं 24 जनवरी के दिन को। अब जैसे जैसे आपने देखा कि नाम जो है वो चेंज होते रहे हैं समय के साथ साथ, उसी तरह बच्चों जो राजधानी है वो भी समय के साथ चेंज होती रही है।
जैसे आप जानते हैं बाबर का आक्रमण हुआ था, तो बाबर के समय में राजधानी क्या थी? 1526 से ही जो राजधानी थी वो आगरा बना दी गई थी। इसके बाद आगरा राजधानी चलती रही, ठीक है। 1836 में भी आगरा बनी रही जब अंग्रेजों का शासन आया। इसके बाद आता है 1858। 1858 में आप जानते हैं कि 1858 से पहले 1857 की क्रांति हुई थी। वो जो क्रांति थी वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में भी थी, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी थी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी थी, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ, कानपुर, यहाँ के आसपास के रीजन जैसे बिहार है, बिहार में भी ये क्रांति थी। तो दिक्कत क्या हुई? राजधानी थी 1800, यानी पहले तो आगरा चल रही थी 1836 में, और क्रांति ज़्यादा कहाँ पे हो रही थी? कानपुर वाले रीजन में, लखनऊ वाले रीजन में, प्रयागराज वाले रीजन में। तो उन्होंने क्या किया? 1858 में जब क्रांति दबा दी गई, 1857 की क्रांति, तो 1858 में जो हमारी राजधानी थी उत्तर प्रदेश की, वो आगरा से उठा के प्रयागराज शिफ्ट कर दी। इसके बाद समय बीतता गया, 1921 आया। 1921 में जो राजधानी थी वो लखनऊ शिफ्ट कर दी गई। लखनऊ इसलिए शिफ्ट कर दी गई क्योंकि मुख्य, देखिए, हाई कोर्ट जो था वो अभी भी प्रयागराज में ही था, इलाहाबाद में ही है, लेकिन जो गवर्नर है और अदर जो ऑफिस थे वो लखनऊ शिफ्ट हो चुके थे। तो इसलिए जो राजधानी थी वो धीरे धीरे प्रयागराज से शिफ्ट करने लगे हम, कहाँ पे? लखनऊ में, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं थी 1921 में, आंशिक रूप से। और पूरी तरह से हमने राजधानी शिफ्ट कर दी थी लखनऊ में, कब? 1935 में। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के नाम से गठन की जो संयुक्त प्रांत था उसका उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया? हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, 24 जनवरी 1950 को। इसलिए 24 जनवरी 1950 को तो नाम रखा गया, और हम 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आगे है राजकीय भाषा की घोषणा, कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी, और वो भी देवनागरी लिपि में। यहाँ तक तो सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है कि जो देवनागरी है, देवनागरी लिपि में जो हिंदी है, वो भाषा कब अपनाई गई थी? वो अपनाई गई थी अक्टूबर 1947 में। महीना आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप केवल ईयर याद रखिए, अक्टूबर 1947 या 1947। लेकिन अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन और बनाना होगा तो वो क्या क्वेश्चन पूछेगा? वो ये पूछेगा कि वो बताओ कि कार्यालयों में हिंदी कब अनिवार्य करी गई थी? वो की गई थी 1968 में। देखो, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने के लिए तो परिचय छोटा सा टॉपिक है, लेकिन सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। इसमें ना कोई ट्रिक में आपको याद करना है ना कुछ है, सीधे प्रश्न है, आप सीधे याद कीजिए। आगे है द्वितीय राजकीय भाषा। तो अब जो 1947 में हमारी जो राजकीय भाषा थी वो हिंदी थी, और समय बीतता गया और हमारी द्वितीय जो राजकीय भाषा है उसकी घोषणा की गई 1989 में, और वो भाषा थी हमारी उर्दू। यानी अब हमारी दो राजकीय भाषा है, हिंदी है और उर्दू है। कार्यालयों में हिंदी यूज की जाती है, उर्दू जो है वो सेकेंडरी लैंग्वेज है, लेकिन प्राइमरी हिंदी ही है, ठीक है। जो हिंदी थी वो 1947 में अपनाई गई थी, और जो उर्दू है वो 1989 या 1989 में अपनाई गई थी। आगे हम बात करते हैं राजकीय पशु की। आप सभी जानते होंगे राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पुष्प की बात करते हैं, जो फूल की बात करते हैं, राजकीय पुष्प है पलाश या फिर टेंसू, ठीक है, ये भी पता होगा। लेकिन ये अपनाया कब गया था? ये अपनाया गया था 2011 में, तो ये ध्यान रखिएगा। राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो क्रोच या फिर सारस, सारस आप सबने देखा होगा, ठीक है। राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो अशोक का वृक्ष जो है वो राजकीय वृक्ष है। राजकीय खेल की बात करते हैं तो राजकीय खेल जो हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, वही हमारा राजकीय खेल है। अब बात करते हैं राजकीय चिन्ह की। ये इधर देखिए आप, ही हमारा राजकीय चिन्ह है। आपको ये ध्यान रखना है कि राजकीय जो चिन्ह है उसके तत्व क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या है। आप देखेंगे यहाँ पे ये दो मछली है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। आप देखिए यहाँ पे ये दो मछली है, ये जो दो मछली है, मैं ये नीचे रेफरेंस ये जो है नोट में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में। जो दो मछली है हिंदू की पौराणिक कथाओं को दर्शाती हैं। ये आपको धनुष दिख रहा है, धनुष जो है ये भगवान श्री राम के शासन को दर्शाता है। और ये जो दो आपको सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो दो सर्कल हैं ये गंगा और यमुना को दर्शाते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है? एम्बलम से भी सीधे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है
कि ये बताओ कि उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है उसमें निम्न में से क्या नहीं है या निम्न में से क्या है। जैसे वो पूछ लेगा कि बताओ मछली है, हाँ मछली है, ठीक है ये रही मछली। क्या धनुष है, धनुष है। उत्तर प्रदेश नाम लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। इसमें कोई भी एक अदर ऑप्शन दे देगा कि बताओ उसमें कुछ भी नाम दे देगा, कौवा है, नहीं है, तो आपको क्रॉस हो जाएगा। कहेगा उसमें मोर है, नहीं है, सारस है, नहीं है, पलास है, नहीं है, बारहसिंगा है, नहीं है, शेर है, नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ से हमारी मेन क्लास शुरू होती है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। उत्तर प्रदेश में किस तरह से शासन काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, उसके 3 भाग हैं, 3 अंग होते हैं किसी भी प्रशासनिक संरचना के। और जिस तरह से देखो हमारी जो संरचना है, जैसे कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका, ये 3 ही सेंटर में भी होती है केंद्र स्तर पर, और ये राज्य स्तर पर भी होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो केंद्र स्तर पर जो बाटा संरचना बनाई गई है, वही संरचना लगभग उसी समान की जो संरचना है वो ही राज्य स्तर पर काम कर रही है। कार्यपालिका की बात करते हैं। कार्यपालिका के अंदर जो क्रियान्वयन होता है योजनाओं का, कार्य का क्रियान्वयन, वो कार्यपालिका के अंदर होता है। विधान, जो भी कानून बनाए जाते हैं, कानून बनाने का काम है विधानमंडल का, और कानून तो बन गए और कानून को बनाए रखने का काम है न्यायपालिका का। चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक है आगे कार्यपालिका। कार्यपालिका में भी सबसे पहले आते हैं राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। देखिए, जिस तरह केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, उसी तरह राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जिस तरह केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को उसके कार्य बांटे गए हैं, उसी तरह राज्य स्तर पर राज्यपाल को कार्य बांटे गए हैं। ऑलमोस्ट सेम है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, यानी इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, और राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और इसको हटा कौन सकता है, राज्यपाल को केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, विधानमंडल या विधान परिषद इसको नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, जो राज्यपाल होता है वह राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सबका कुलाधिपति होता है। ठीक है, जिला एवं सेशन न्यायाधीश जो होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जिला और सेशन के जितने भी न्यायाधीश हैं, जो उनके जज हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसी के साथ महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, ठीक है, और लोकायुक्त ओम्बड्समैन आदि की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। आगे राज्यपाल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं कि राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन था, वो थी हमारी सरोजनी नायडू। देखो, प्रथम के लिए आपको डेट भी याद रखनी होगी, 1947 से 1949। तो प्रथम राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। राज्य तथा देश की प्रथम महिला राज्यपाल, अगर पूरे हमारे राज्य की तो प्रथम महिला थी ही, प्रथम महिला भी थी और प्रथम राज्यपाल भी थी सरोजनी नायडू। लेकिन अगर मैं देश की भी बात करता हूँ, पूरे देश की बात करता हूँ, तो पूरे देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। सर्वाधिक बार राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, तो कौन है, मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी, ये 2 बार रहे हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल 2019 से अब तक ये राज्यपाल बनी हुई हैं। आगे है मंत्री परिषद। जिस तरह सेंटर में, केंद्र में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, जिनको मंत्री जो होते हैं, जो मंत्री बनाए जाते हैं, जिनको अलग अलग मंत्रालय बांटे जाते हैं, अलग अलग मंत्रालय के मंत्री होते हैं, उन्हीं को बोल देते हैं सभी को मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है, अगर मैं केंद्र स्तर पे बात करूं तो वो होता है प्रधानमंत्री, लेकिन अगर मैं राज्य स्तर पे बात करूं तो राज्य स्तर का उनका जो मुखिया होगा, हेड होगा, वो होता है मुख्यमंत्री। मैं इसलिए बार बार कह रहा था कि जो संरचना है, प्रशासनिक संरचना है, वो केंद्र स्तर पे राज्य स्तर में कुछ खास फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है, वो आपको बता ही रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। राज्य मंत्री परिषद अनेक प्रशासनिक, विधायनी और वित्तीय कार्यों को करती है। ठीक है, प्रशासन से संबंधित, कानून जो बना है उससे संबंधित, और जो वित्तीय कार्य है उसको करती है।
राज्यपाल राज्यपाल जो होता है वो सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। लेकिन किसकी सलाह से? जो अन्य मंत्री हैं। कौन से मंत्री? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के या फिर मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं उनकी सलाह से राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है कि राज्य की जो पूरी कार्यपालिका है कि क्या क्या कार्य होना है, कब कैसे होना है, उसका जो हेड होता है वो मुख्य प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और हम ये बात कर ही चुके हैं कि राज्य शासन का मुखिया भी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का लघु रूप भी कहा जाता है। बिल्कुल सेम वही है कि जैसे केंद्र में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, मंत्री परिषद है, केंद्र में उनका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। और राज्य में उनका हेड होता है मुख्यमंत्री। चलिए आगे। अब मंत्री परिषद है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको पढ़ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, देखो सीधे शॉर्ट क्वेश्चन यहां से लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। ईयर याद रखने की इसमें जरूरत नहीं है, केवल आप नाम याद रखिए। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के? गोविंद वल्लभ पंत। अगर राज्य के प्रथम उपमंत्री की बात करूं, उप मुख्यमंत्री की बात करूं, तो वो थे चौधरी नारायण सिंह। इसके बाद उत्तर प्रदेश और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश में किसी भी राज्य की अगर प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। और सेम केस जो था अभी हमने पीछे पढ़ा, सेम केस था राज्यपाल के साथ कि केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश के जितने भी राज्य हैं सबकी जो प्रथम महिला राज्यपाल की बात करूं तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है। अब है राज्य में अब तक की महिला मुख्यमंत्री की। अब तक कौन कौन महिला मुख्यमंत्री रही है? केवल 2 महिला मुख्यमंत्री रही है, वो है सुचेता कृपलानी जो पहली थी, और एक है कुमारी सुश्री मायावती। ठीक है। इसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ है और 21वें मुख्यमंत्री है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव थे। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मायावती। कुल कितनी बार? 4 बार। तो सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन है? मायावती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री बने, कि ऐसे मुख्यमंत्री कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहे और आगे चल के देश के प्रधानमंत्री भी बने, कौन थे? 2 थे, चौधरी चरण सिंह, जिनके नाम पे मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है। और अब तो एक खेल की यूनिवर्सिटी भी खोली जा रही है मेरठ में ही। और एक थे हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलिए आगे है सचिवालय। अब सचिव का काम, आपने सचिव सुना होगा कि कोई मुख्य सचिव है, कोई इस विभाग का सचिव है, कोई किसी मंत्रालय का नए नए सचिव बनते रहते हैं, कुछ रिटायर होते रहते हैं। सचिव का काम क्या है? देखिए, जो हमारे मंत्री होते हैं वो सभी प्रशासनिक कार्य को, जरूरी नहीं है कि वो प्रशासन के कार्य में पारंगत हो, लेकिन जो सचिव होते हैं आईएएस अधिकारी ही होते हैं। इनका काम ही ये है कि जो हमारे मंत्री होते हैं उनको सलाह देना, उनको सलाह परामर्श देना उनके कार्य से रिलेटेड। ठीक है। तो जो सचिव है, जितने भी सचिव है किसी भी विभाग के, उन सबको मिला के हम बोल देते हैं सरकार के सचिवों को सचिवालय। तो जिस स्थान पे वो बैठते हैं वो है सचिवालय। चलिए शुरू करते हैं। मंत्री परिषद के सदस्यों को प्रशासनिक सहायता और परामर्श के लिए राज्य सचिवालय का प्रावधान किया गया है कि जितने भी मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्य हैं उनको क्या करने के लिए? सहायता और परामर्श देने के लिए राज्य का सचिवालय का प्रावधान किया गया है। राज्य सचिवालय के अध्यक्ष को मुख्य सचिव कहा जाता है। और जिस तरह केंद्र में हर मंत्रालय का अलग अलग सचिव होता है, उसी तरह राज्य की मैं बात करूं तो राज्यपालिका के कार्यपालिका के जितने भी विभाग हैं उनके भी अलग अलग सचिव होते हैं, जिन्हें शासन सचिव कहा जाता है। राज्य सचिव में सबसे ऊपर मुख्य सचिव का पद होता है। अभी बताया कि ये इन सब का राज्य सचिवालय का हेड होता है, अध्यक्ष ही होते हैं मुख्य सचिव। तो सबसे ऊपर का जो पद होता है वो मुख्य सचिव होता है। और तथा सबसे नीचे जो होता है, पूरे सचिवालय की बात कर रहे हैं, वो होता है नीचे अवर लिपि तथा चतुर्थ श्रेणी के जो, ठीक है, जो भी कर्मचारी होते हैं अवर लिपि तथा चतुर्थ श्रेणी के, वो सबसे नीचे कार्य करते हैं।
नीचे स्तर के होते हैं, और जो सचिवालय है उसमें सबसे ऊपर का जो पद है वो होता है मुख्य सचिव का। आगे चलते हैं। सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है, कि जो पूरे राज्य में प्रशासन चल रहा है उसका पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन, उसकी देखभाल करेगा, निर्देशन कि किस तरह से कार्य करना चाहिए उसको निर्देश देगा, और नियंत्रण कि कार्य किस प्रकार चल रहा है उस पर नियंत्रण बनाए रखने का काम भी कौन करता है? राज्य का सचिवालय। और सचिवालय के अंदर कौन करते हैं? शासन सचिव। इसके आगे जो कार्य मुख्य सचिव का है केंद्रीय प्रशासन में, वही कार्य कैबिनेट सचिव का है। यानी जो राज्य स्तर पे मुख्य सचिव का काम होता है वही केंद्र स्तर पे किसका होता है? कैबिनेट सचिव का होता है। आगे आता है निदेशालय। क्या? निदेशालय। अब निदेशालय का काम क्या है कि जितनी भी कोई नीतियां बनाई जा रही है, कोई योजना बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, अब उसको जमीनी स्तर पे कौन उतारेगा? आपने देखा कि जो सचिव है वो तो सब ऑफिस में बैठे रहते हैं, मंत्रियों को सहायता प्रदान करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो सीधे सचिव आएंगे या मंत्री आएंगे और वो बिल्कुल जमीनी स्तर पे आके हर एक नीतियों को लागू कराएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसकी जो संरचना है उसमें जमीनी स्तर पे लागू कराने के लिए बनाया गया है इस संरचना में निदेशालय। तो निदेशालय राज्य का कार्यकारी विभाग होता है, काम करने के लिए ही बना है, जो मंत्रिपरिषद द्वारा बनाई गई नीतियों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करता है। अब जमीनी स्तर पे क्या है? जैसे विधानमंडल ने कोई योजना बनाई, अब विधानमंडल ने योजना बना दी, उसके बाद वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे कि हाँ भाई ये कौन से मंत्रालय की योजना है। मान लीजिए वो जल तथा शक्ति मंत्रालय की योजना है, ठीक है। अब मंत्री के साथ सचिव है, सचिव ने मिलके एक योजना का क्रियान्वयन किया कि हाँ इस स्थान पर ये योजना होगी, इतना पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सचिवालय में आ गए, उसके बाद निदेशालय आता है। वो जो रिपोर्ट है वो निदेशालय को भेजी जाएगी कि जाओ ये लो, हम आपको क्या है योजना का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, अब हमें क्या चाहिए? हमें काम चाहिए, आप बस क्या करो, आप जमीनी स्तर पे हमें काम करके दो। अब ये काम कौन करते हैं? ये जो इसके लिए भी जो राज्य है उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, जैसे मंडल, जिला, तहसील और ब्लॉक कार्यकारी विभाग की ही इकाइयां होती हैं। यानी निदेशालय की जो कार्यकारी विभाग है और इसकी इकाइयां क्या होती हैं? मंडल, जिला, तहसील, ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहले जो फाइल है जो ऊपर से चलती आ रही सचिवालय के बाद वो निदेशालय में आएगी, निदेशालय उसको मंडल स्तर पे भेजेगा कि देखो कौन से मंडल में काम कराना है। अब कौन से मंडल के भी किस जिले में काम कराना है, फिर वो जिले के पास आएगी। अगर जिले में किसी स्पेसिफिक तहसील में काम कराना है तो तहसील के पास आएगी, और उसके अंदर ब्लॉक है, और ब्लॉक के बाद गांव होते हैं तो वो गांव तक इस तरह जो कोई भी योजना है वो पहुंचती है। मंडल स्तर पर मंडल आयुक्त होते हैं, ठीक है। उनका काम होता है राजस्व वसूली का तथा शांति व्यवस्था संबंधी कार्यों का। तो मंडल स्तर पे जो राजस्व की वसूली है, जो टैक्स है जितने भी, उनको बटोरने का काम कौन करता है? मंडल आयुक्त होता है। और शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम भी मंडल स्तर पर मंडल आयुक्त का होता है। और मंडल स्तर के नीचे कौन होता है? मंडल के नीचे होते हैं जिले, और जिले में शांति बनाए रखने का और जिले में राजस्व वसूली का काम होता है डीएम का। देखिए वैसे तो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना? टैक्स कलेक्ट करना। लेकिन अभी क्या है, डीएम जो होता है उसी को ही कलेक्टर का काम दिया गया है। तो जो डीएम होता है वही क्या करता है? राजस्व वसूली का काम करता है। किसमें? जिले में, ठीक है। और जिले का हेड भी कौन होता है? डीएम ही होता है। जितनी भी शांति व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, वो डीएम ही देखता है। डीएम के नीचे एसडीएम होते हैं। एसडीएम जो है, एसडीएम के नेतृत्व में होती है तहसील की। तहसील में कोई भी कार्य है, तहसील की कोई भी घटना है, ठीक है, उस पर निर्णय कौन लेंगे? उस पर निर्णय लेंगे एसडीएम। और इसके बाद विकास प्रशासन में सबसे नीचे होते हैं ब्लॉक। कौन होते हैं? ब्लॉक। ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख होते हैं, और ब्लॉक के नीचे भी, ये तो विकास इस प्रशासन में है पूरे, और ब्लॉक के नीचे गांव आ जाते हैं, गांव के प्रधान होते हैं। जैसे आप देखोगे सबसे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे है, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद डिवीजन है। ये डिवीजन क्या है भाई? ये जो डिवीजन है यही तो मंडल है। ये डिवीजन क्या है? ये डिवीजन ही मंडल है। डिवीजन के नीचे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या होता है?
ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के नीचे क्या होता है, ब्लॉक के नीचे विलेज होते हैं। ये जो संरचना, ऐसी जो संरचना यहाँ पे गई है, ये थी ग्रामीण स्तर के लिए। लेकिन अगर जिले तक तो हम पहुंच गए, जिले के बाद अगर मैं नगर स्तर की बात करूं तो कौन आ जाते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी, सिटी काउंसिल आ जाते हैं, और सिटी काउंसिल इनके नीचे भी वार्ड। ये म्यूनिसिपैलिटी, सिटी काउंसिल क्या है, वही है नगर निगम, नगर पालिका परिषद आदि। ठीक है, तो सबसे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे मंडल होंगे, मंडल के नीचे जिले होंगे, जिले के नीचे तहसील होगी, तहसील के नीचे गांव। चलो नेक्स्ट है हमारा महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है। इनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है इनकी नियुक्ति, राज्यपाल करता है। यह राज्यपाल का कानूनी सलाहकार होता है। केवल राज्यपाल का ही नहीं, अगर राज्य सरकार को भी कोई कानूनी सलाह चाहिए तो वो सलाह देने का काम भी कौन करता है, महाधिवक्ता करता है। राज्यपाल के कानूनी कार्यों का क्रियान्वयन करता है, बिल्कुल सही है। यह राज्य की दोनों सदनों में भाग ले सकता है। ठीक है, दोनों सदनों में जा सकता है, बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, परंतु इसे सदन में वोट करने का अधिकार नहीं है। अगर सदन में कोई भी अधिनियम पारित किया जा रहा है तो उसमें महाधिवक्ता का कोई भी रोल नहीं होगा, वो केवल सुन सकता है, भाषण दे सकता है, परंतु वोट नहीं दे सकता। अगर उत्तर प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता की बात करें, वो थे कन्हैयालाल मिश्र। कौन थे, कन्हैयालाल मिश्र। और हम अभी की अगर बात करूं तो वर्तमान महाधिवक्ता है अजय कुमार मिश्र या अजय कुमार मिश्रा। ठीक है, तो ये थी हमारी कार्यपालिका। तो कार्यपालिका एक बार रिमाइंड कर लेते हैं हम। ये कार्यपालिका, कार्यपालिका में सबसे पहले होते हैं राज्यपाल, सबसे ऊपर राज्यपाल होंगे, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के नीचे मंत्री की परिषद, जिसमें मंत्रालय होते हैं। अगर राज्य स्तर की बात करें तो इसमें विभाग होते हैं। इसके बाद सचिवालय होते हैं। अब जो मंत्री हो गए, अब मंत्री की सलाह देने का काम कौन करता है, सचिव करते हैं। तो सचिव कहाँ पे बैठते हैं, सचिवालय में बैठते हैं। सचिव का हेड होता है मुख्य सचिव। ठीक है, अब मुख्य सचिव है और मुख्य सचिव होंगे, सचिव होंगे और मंत्री होंगे। ये क्या करेंगे, ये मिलकर योजना बनाएंगे उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। योजना तो बना ली, योजना को जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन कौन कराता है, वो कराता है निदेशालय। अब निदेशालय में भी कौन होते हैं, मंडल होते हैं, जिला होती हैं, तहसील होती हैं और ब्लॉक होते हैं। ठीक है, मंडल का हेड कौन होता है, मंडल आयुक्त। जिले का कौन होता है, डीएम या कलेक्टर। तहसील का कौन होता है, एसडीएम। ठीक है, और ब्लॉक का कौन होता है, ब्लॉक प्रमुख। ये चार्ट था, ये हम समझ ही चुके हैं। महाधिवक्ता जैसे बताया, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कानूनी सलाहकार होता है राज्यपाल का भी और राज्य सरकार का भी। ये ध्यान रखना, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि जो महाधिवक्ता है क्या वह सदन में वोट दे सकता है। नहीं भाई, वह सदन में वोट नहीं दे सकता है। वह केवल जा सकता है, दोनों सदनों में बैठेगा, खाएगा पिएगा, भाषण देगा, लेकिन वोट नहीं देगा। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, कन्हैयालाल मिश्र, और वर्तमान है अजय कुमार मिश्रा। अब है विधानमंडल। ठीक है, कार्यपालिका हम समझ चुके हैं किस तरह अगर योजना बनेगी। अब योजना किस तरह पूरे ऊपर से लेके नीचे तक उनका क्रियान्वयन होगा। विधानमंडल की अब योजना बनेगी, विधानमंडल में कानून बनेंगे, योजना बनेगी कि किस तरह से कानून बनते हैं, किस तरह से योजना बनती है। अगर कानून और योजना बनाने का काम है किसका, विधानमंडल का। और विधानमंडल के भी 3 अंग हैं। कितने अंग हैं, विधानमंडल के 3 अंग हैं, राज्यपालिका, विधानसभा और विधान परिषद। ये बिल्कुल जैसे केंद्र स्तर पे लोकसभा और राज्यसभा होती है, ये बिल्कुल इसी तरह है। जैसे वहां पे लोकसभा निचला सदन है, तो यहाँ पे भी निचला सदन क्या है, विधानसभा है। वहां पे राज्यसभा जो है वो उच्च सदन होता है, यहाँ पे विधान परिषद जो है वो उच्च सदन है। में लगभग समान शक्तियां होती है। ठीक है, और इनमें सबसे ऊपर होता है राज्यपाल, जैसे वहां पे राष्ट्रपति होता है। विधानमंडल राज्य में कानून निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इसके साथ जो योजना वगैरह भी लाई जाती है वो भी यहाँ से लाई जाती है। ठीक है, राज्यपाल के बारे में वैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं। राज्यपाल पद सौंपनिक में यानी हायरार्की में उपरोक्त तीनों में सबसे ऊपर होता है। विधान परिषद, विधानसभा से सबसे ऊपर होता है राज्यपाल। यह दोनों सदनों में भाषण दे सकता है, ठीक है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। केवल क्या देगा, भाषण देगा। ठीक है, विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने तक आरक्षित
कौन करता है। जैसे कोई भी अगर विधानसभा या विधान परिषद में विधेयक आता है, कोई भी विधेयक पारित होता है, तो उसको अपने पास रखेगा। जब तक वो राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा तब तक उसको अपने पास रखता है कौन, राज्यपाल। जब सदन सत्र में नहीं है तो विशेष परिस्थितियों में यह अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कोई भी अगर कानून जारी करना है, लेकिन टेम्परेरी स्तर पे अध्यादेश जारी, यानी टेम्परेरी स्तर पे जारी होगा अगर सदन सत्र में नहीं है। अगर सदन चल रहा है यानी विधानसभा विधान परिषद चल रही है तो ठीक है, वो अपने कानून बनाए, अपनी कानून व्यवस्था को संभाले राज्य की। लेकिन अगर वो सत्र में नहीं है, अगर वो नहीं चल रही है किसी कारणवश, मान लीजिए चुनाव चल रहा है, कोई भी कारण हो सकता है, तो तब जो है, या फिर इमरजेंसी लगी हुई है, तब अध्यादेश लाता है कौन, राज्यपाल। ठीक है, और वो उसकी कानूनी व्यवस्था को संभालता है। आगे है विधान परिषद। जिस तरह केंद्र स्तर पे राज्यसभा होती है उसी तरह राज्य स्तर पे विधान परिषद होती है। यह राज्य का उच्च सदन है। यहाँ से ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद का जो गठन है वह 1937 में हुआ था। कब हुआ था, 1937 में। विधान परिषद ही नहीं, विधानसभा का गठन भी 1937 में हुआ था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, कुल 100 सदस्य हैं। अब कैसे याद रखेंगे 100 सदस्य हैं, देखो जी, परिषद दिख रहा है यहाँ पे, परिषद से याद रखो प्रतिशत। अब प्रतिशत कितना होता है, पूरा 100%। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्य भी कितने होंगे, 100 सदस्य होंगे। कहीं भी आगे भी हम पढ़ेंगे, आगे एक और जगह आएगा परिषद, वहां भी परिषद को प्रतिशत की तरह पढ़ना, और आपकी ट्रिक जो है वो काम कर जाएगी और आप करेक्ट आंसर लगाएंगे। इस परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है एक निर्वाचक मंडल द्वारा। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, देखो अगर जितने भी वोटर हैं, हम जैसे नागरिक हैं, देश के जो नागरिक हैं, राज्य के नागरिक हैं, अगर वो किसी को खुद वोट डाल के चुनते हैं तो वो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन अगर जिनको हम चुन रहे हैं वो किसी और को चुनते हैं, यानी अब हम जो है, हम डायरेक्ट जो देश का आम नागरिक है वो अब किसी को नहीं चुन रहा, अब जिसको हमने चुना है, ठीक है, वो आदमी आगे जाके किसी को अगर चुनेगा तो वो होगा अप्रत्यक्ष। ठीक है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट वोट डालेंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होगा, हमने वोट तो किसी और को डाल दी, अब हमने जिसको वोट डाली है वो आगे देखेगा कि किसको चुनना है। ठीक है, तो वो जो चुनता है आगे वो होता है इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष निर्वाचन। आगे है विधेयक पारित करने के मामले में उच्च सदन होने के बावजूद विधानसभा की इच्छा की मान्यता अधिक होती है। कि विधेयक पारित अगर कोई करना है तो उसमें कौन आती है, किसका स्तर उच्च है, विधानसभा का। ये सेम कंडीशन केंद्र स्तर पर भी है। ठीक है, विधान परिषद देख लेगी कानून, अगर विधानसभा कोई लेके आती है उसको देखेगी, अपने पास रख सकती है, लेकिन उसको कैंसिल नहीं कर सकती, वो उसको पास कर ही देती है। ठीक है, तो ज्यादा शक्ति किसकी है, विधानसभा की है। अहर्ता, ठीक है, क्या है, भारतीय नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए वह भारतीय नागरिक होना चाहिए और 30 साल की आयु पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट है विधान सभा। निम्न सदन होता है विधानसभा, जैसे निम्न सदन केंद्र स्तर पे लोकसभा होता है, ऐसी राज्य स्तर पे विधान सभा होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल 404 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 404, जिनमें से 403 तो निर्वाचित है, जिन्हें हम चुनते हैं, जो हमारे चुनने से डायरेक्ट इलेक्शन होता है, एमएलए बनते हैं, जिन्हें हम विधायक बोल देते हैं। ठीक है, वो तो है 403, और एक है एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य। कौन है, एंग्लो इंडियन। ठीक है, ये जो एंग्लो इंडियन है ये राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पता है ना, राज्य विधानसभा में कौन बैठते हैं, एमएलए, विधायक जो होते हैं वो बैठते हैं, विधायक। तो विधायक को हम कैसे चुनते हैं, डायरेक्ट वोट डालते हैं, बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। सदस्य क्या है, अब इसकी अहर्ता क्या है, एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य बनना है, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, यहाँ ध्यान रखो, विधान परिषद में 30 साल की आयु पूरी करनी चाहिए, लेकिन विधानसभा में 25 साल की। इसके साथ कुछ शर्तें और होती हैं कि वे लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनसाउंड नहीं होना चाहिए। राज्य विधानसभा के प्रति जो मंत्री परिषद है
उत्तरदायी होती है। राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है तथा विधानसभा उस पर नियंत्रण रखती है। यानी जो मंत्रिपरिषद थी, मंत्रिपरिषद में कौन थे? मंत्री थे, जो योजना बना रहे थे, जो अलग अलग विभागों के लिए काम करते हैं। तो वो किसके प्रति उत्तरदायी है? उन्हें कहाँ जाके अब जवाब देना होता है? विधान सभा में उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब विधान परिषद और विधानमंडल से जुड़े हुए कुछ डायरेक्ट फैक्ट हैं, उनको पढ़ते हैं, जहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे जो राज्य का विधानमंडल है वो कैसा है? द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक मतलब दो सदन है इसमें। कौन कौन से हैं? विधानसभा और विधान परिषद। राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। उत्तराखंड बनने से पहले विधानसभा, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड बनने से पहले तक विधानसभा सदस्य कुल कितने थे हमारे? 425 थे। क्या आपको याद है उत्तराखंड कब बना था? उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था वो हुआ था नवंबर सन 2000 में। और उससे पहले जो हमारे विधानसभा के सदस्य थे वो थे 425। ठीक है, 21 सदस्य लेके कौन चला गया? उत्तराखंड लेके चला गया। तो उसके बाद कुल कितने सदस्य बचे? 404 सदस्य, जो कि आज तक है। 404 में भी 403 तो हम डायरेक्ट चुनते हैं एमएलए, और एक होता है मनोनीत, जिसको राज्यपाल करता है। सबसे ज्यादा विधानसभा की जो सीटें हैं, सबसे ज्यादा एमएलए कहाँ से चुन के आते हैं? विधानसभा की सीट कहाँ है? प्रयागराज में है। कुल कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला, सबसे कम कौन से जिले में है? महोबा। 3 जिले के नाम है, श्रावस्ती, चित्रकूट। कितने कितने हैं? 2-2 सीट हैं केवल। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीट कितनी है टोटल? ठीक है, 404 में से टोटल आरक्षित सीट कितनी है? वो है 86। और जैसे हम पीछे भी बता चुके हैं कि राज्य की जो विधान परिषद है उसका गठन कब किया गया था? 1937। यानी चाहे विधान परिषद हो या फिर विधानसभा हो, दोनों का गठन कब हुआ है? 1937 में। उत्तराखंड निर्माण से पहले विधान परिषद के सदस्य कितने थे? 108, याद रखना है। अब कितने हैं? अब तो 100 है। तो उससे पहले कितने थे? 108। तो 8 सदस्य कौन लेके चला गया? उत्तराखंड लेके चला गया। वर्तमान विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 100। ठीक है, अभी बताया था परिषद से याद रखना प्रतिशत, तो प्रतिशत 100, तो 100 सदस्य हैं। प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? अब विधानसभा नहीं है, ये ध्यान रखना है। लोकसभा की सीट, जो एमपी, जो संसद चुने जाते हैं, ठीक है, जो प्रधानमंत्री के चुनने के लिए चुनाव होता है, हम एमपी चुनते हैं पूरे देश स्तर में जो होता है। तो लोकसभा की सीट है टोटल कितनी? 80। प्रदेश में SC ST के लिए आरक्षित जो लोकसभा की सीट है वो है 17 और 0। जो 17 सीट है वो SC के लिए है और 0 है ST के लिए। ST के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, केवल 17 सीट आरक्षित है, वो भी किसके लिए? SC के लिए। मतदाताओं की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कि सबसे ज्यादा वोटर, कुल मिला के इसको सामान्य भाषा में बताऊं तो मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, कि बताओ कौन सा संसदीय क्षेत्र है, एमपी का क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा वोटर है? किस में है जी? गाजियाबाद में सबसे ज्यादा वोटर है। और ये भी ध्यान रखना है, गाजियाबाद सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। सबसे ज्यादा जो किसी नगर में लोग रहते हैं तो वो गाजियाबाद में रहते हैं। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है बागपत। कौन सा है? बागपत। यानी सबसे कम, ज्यादा वोटर किस में है? गाजियाबाद में, और सबसे कम वोटर है बागपत में। प्रदेश में राज्यसभा की सीट है 31। ठीक है, प्रदेश में अब तक कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है? राष्ट्रपति शासन, जब राष्ट्रपति ने ही शासन अपने हाथों में ले लिया हो, मुख्यमंत्री से, विधानसभा विधान परिषद से कहा हो चलो तुम आराम करो, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है, जब वो काम में नहीं रहती है, ठीक है, जब वो काम नहीं कर रही होती उस समय राष्ट्रपति शासन लगता है। 10 बार लग चुका है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1968 से, ठीक है, 1969 तक। अब इससे भी कुछ रिलेटेड प्रश्न है वो देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद के सभापति श्री चंद्रपाल सिंह थे। विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह है। तो प्रथम कौन थे? चंद्रपाल, और अब है मानवेंद्र सिंह।
स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा के इंपोर्टेंट है, कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। और सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? आत्माराम गोविंद खैर और केसरीनाथ त्रिपाठी। और अब की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे सतीश महाना। ठीक है, तो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन और वर्तमान के हैं सतीश महाना। और अगर मैं विधान परिषद की बात करूं, अब के कौन हैं? अब के हैं मानवेंद्र और पहले थे हमारे श्री चंद्रपाल। नेक्स्ट है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका बताओ क्या काम होता है न्यायपालिका का? तो न्यायपालिका का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। जो कानून विधान परिषद ने बनाए हैं उनको बनाए रखना कि उनका उल्लंघन ना हो। ठीक है, जैसे न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जिससे वे संविधान से परे जाके कार्य न करे। संविधान में कानून ही तो लिखे हुए हैं जो भी कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, कि कौन किस तरह से काम करेगा, कोई भी संविधान से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उन दोनों को, किसको? विधायिका को और कार्यपालिका को कौन कंट्रोल करती है? न्यायपालिका कंट्रोल करती है। न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक और संविधान का प्रहरी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, न्यायपालिका को अधिकारों का रक्षक, कि मानव के जो अधिकार है उनका रक्षक कौन है? उनका हनन नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि जो विधानसभा है राज्य की, ठीक है, या लोकसभा है, केंद्र स्तर की भी बात करूं मैं, दोनों में ये अप्लाई होता है कि वो कोई ऐसा कानून बना रहे जिससे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो। ठीक है, उससे कौन बचाती है? न्यायपालिका बचाती है। तो इसको अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है और संविधान का प्रहरी भी कहा जाता है। प्रदेश में एक उच्च न्यायालय है, और उत्तर प्रदेश में एक ही उच्च न्यायालय, वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट, कब स्थापना हुई थी जी? 1866 में। उच्च न्यायालय के अधीन अनेक न्यायालय कार्य करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है उच्च न्यायालय अकेला ही है, ठीक है, इसके साथ अनेक न्यायालय होते हैं निम्न स्तर पे, जैसे जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और विधिक सेवा समितियां। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बात करते हैं उच्च न्यायालय की। एक ही न्यायालय है, कौन सा है? इलाहाबाद न्यायालय है। और इसकी खंडपीठ, ये ध्यान रखना है, इसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ है? लखनऊ में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वो 1866 में हुई थी। कब हुई थी जी? 1866 में। वर्तमान इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160, यानी मैक्सिमम जो न्यायाधीश कितने रह सकते हैं? 160 रह सकते हैं। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के लिए, ठीक है, यानी जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को उसे राज्य के राज्यपाल एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उसे राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लेना होता है। कुछ समझ आया? अब आएगा कि मुख्य न्यायमूर्ति जो चीफ जस्टिस है उसकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल से, और जो राज्य के अन्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, ठीक है, उनसे क्या लेता है? उनसे सलाह लेता है, और तब जाके मुख्य न्यायमूर्ति की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। तो कौन? राष्ट्रपति और जो हाई कोर्ट के अलग न्यायाधीश हैं, ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, राज्यपाल के साथ मिलके ये सलाह करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायमूर्ति। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो 62 वर्ष तक की आयु है। रिटायरमेंट एज दे रखे है कि अगर 62 साल हो जाती है तो 62 साल में वो रिटायर कर दिए जाते हैं। आगे है, न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए आवश्यक है कि वह अर्हता बताई गई है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कम, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कम से कम 10 साल तक या तो किसी न्यायिक पद पे रहा हो, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कानूनी रूप से 10 साल तक जुड़ा हुआ हो, या 10 साल से हाई कोर्ट का जज रहा हो। अधिवक्ता मतलब जज। तो क्या होना चाहिए? इसकी नियुक्ति के लिए आवश्यक है भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उम्र की कोई सीमा तो है नहीं, लेकिन रिटायरमेंट की सीमा है 62 साल, ये रही। ठीक है, अब भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 साल तक किसी न्यायिक पद पर होना चाहिए, या फिर 10 साल से हाई कोर्ट में जज होना चाहिए। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताओ, राष्ट्रपति करता है। जो बताया था ना, राष्ट्रपति और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और राज्यपाल मिलकर सलाह परामर्श करते हैं, तब उसकी नियुक्ति करते हैं चीफ जस्टिस की।
लेकिन अगर नॉर्मल न्यायाधीश की भी बात करूं तो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, उसकी राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ दिलाता है राज्यपाल। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ये ध्यान रखना है, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा लेकिन शपथ कौन दिलाएगा, शपथ दिलाता है राज्यपाल। हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार होता है, जैसे ये कुछ प्रकार की रिट होती हैं, बंदी, प्रत्यक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा और प्रेक्षण। इनके अलग नाम है, हैबियस कॉर्पस कह सकते हैं, प्रोहिबिशन कह सकते हैं, ठीक है, मैंडमशमी है आदि। नेक्स्ट है अब लोक अदालत। हाईकोर्ट हम पढ़ चुके हैं, अब है लोक अदालत। लोक अदालत के बारे में आपने सुना होगा। नॉर्मली यहाँ पे जो छोटे मोटे कोई भी झगड़े होते हैं, कोई चालान हो गया, शॉर्ट में कम समय में अगर आपको न्याय पाना है तो कहाँ जाओ, लोक अदालत जाओ, ठीक है। राज्य में लोक अदालत की जो स्थापना है वो 1976 में की गई थी। कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन था। और कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 39। लोक अदालत द्वारा वादों का त्वरित निपटारा किया जाता है, बताए ना, ठीक है। फास्ट अगर चाहिए, एकदम तुरंत न्याय चाहिए, कहाँ जाओ, लोक अदालत जाओ। लोक अदालत में राजस्व, ठीक है, कुछ पैसों से संबंधित, भरण पोषण, विवाह, तलाक, किसी की चकबंदी की लड़ाई चल रही है जो गांवों में चलती रहती है मान लो, दीवानी तथा फौजदारी। दीवानी मतलब कोई पारिवारिक अगर कोई विवाद है, ठीक है। फौजदारी यानी कोई क्रिमिनल का जो केस है, ऐसे सभी मामलों की सुनवाई लोक अदालत में की जा सकती है। अब इसी के साथ बाल संवाद लोक अदालत अभी से स्टार्ट हुई है 2012 से उत्तर प्रदेश में। काम क्या है, बाल अपराध संबंधी। यदि बाल अपराध का कोई मामला है तो उसके लिए बाल संवाद लोक अदालत कब से शुरुआत है, 2012 से। आगे आता है पारिवारिक न्यायालय। पारिवारिक न्यायालय नाम से स्पष्ट है, अरे भाई परिवार के जितने भी झगड़े हो रहे हैं, परिवार के केस हो रहे हैं परिवार के अंदर, सबका निपटारा कहाँ करेंगे, पारिवारिक न्यायालय में करेंगे। राज्य में पारिवारिक न्यायालय की जो स्थापना है वो किस अधिनियम के तहत की गई है, वो है पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985 के तहत, ठीक है। हर जिले में, हर नगर में आपको एक पारिवारिक न्यायालय मिलेगा, लेकिन लखनऊ में और कानपुर में दो दो पारिवारिक न्यायालय है, क्योंकि इनमें वादों की संख्या अधिक है, क्योंकि इन दोनों में केस ज्यादा आते हैं, तो दो दो पारिवारिक न्यायालय है, किसमें, लखनऊ में और कानपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है। पारिवारिक न्यायालय में भरण पोषण, विवाह, पति पत्नी, बच्चों की संरक्षणता आदि मामले में सुनवाई की जाती है। ये सभी जो भी परिवार में चलते रहते हैं केस, सबकी सुनवाई पारिवारिक न्यायालय में की जाती है। नेक्स्ट है राजस्व परिषद। देखो राजस्व परिषद भी एक प्रकार का न्यायालय ही होता है। इसका जो मुख्यालय है वो है प्रयागराज में। राजस्व परिषद का काम क्या है, राजस्व परिषद का काम है जितने भी राजस्व संबंधी मामले हैं, पैसों के जो संबंधी मामले हैं वो जो चलते हैं, ठीक है, वो कहाँ चलते हैं, राजस्व परिषद में। उनके मामले ऐसा नहीं है कि राजस्व परिषद में ही आप सीधे चले जाओगे, ठीक है, वो चलते हैं डीएम, जैसे राजस्व के संबंधी जितने भी अधिकारी हैं, जैसे तहसील स्तर पे एसडीएम, एसडीएम के पास भी चलते हैं, ठीक है, तहसीलदार के पास भी चलते हैं, इसी के साथ डीएम के पास भी चलते हैं, मंडलायुक्त के पास भी चलते हैं। लेकिन अगर मैं शीर्ष न्यायालय बात करूं राजस्व संबंधी, जैसे हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ऐसे अगर किसी राज्य का कोई भी राजस्व संबंधी मामला है तो उसके लिए शीर्ष न्यायालय कहाँ है, कहाँ लेके जाओगे उसको, राजस्व परिषद में। कहाँ पे है, प्रयागराज में है। जैसे ये राजस्व मामलों में सुनवाई के लिए निम्न स्तर पे कौन करते हैं, आयुक्त होते हैं, जैसे मंडल आयुक्त, कलेक्टर डीएम होते हैं, अतिरिक्त कलेक्टर एसडीएम भी होते हैं, सहायक कलेक्टर भी होते हैं एडीएम, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है। राज्य विधिक मतलब कानून, सेवा मतलब सेवा करना, ठीक है। तो लोगों को कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए, क्योंकि सब जो है वो कानून को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कानून को अफोर्ड करने का मतलब है कानून जो वकील वगैरह है वो सेवा अपने वकील नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए जो सरकारी वकील काम करते हैं वो करते हैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की जो स्थापना हुई है, दोनों की, किस किस की, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण, इसकी जो स्थापना हुई है वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में हुई है, ठीक है। यह प्राधिकरण समाज के निर्बल वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करता है।
इन अदालतों में वे लोग ही आवेदन कर सकते हैं जिनकी आय कम है। बताया ना, जो कानून को केस लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वही किस में जाते हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में। इसके अलावा जैसे अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़े वर्ग ओबीसी एससी एसटी हैं, महिलाओं और सैनिकों पर वार्षिक आय जैसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति एससी एसटी से, ओबीसी से, या कोई महिला है या कोई सैनिक है, ठीक है, कोई सोल्जर है, वो अगर आते हैं तो उन पे आय से जैसा कोई नहीं है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, एससी एसटी महिला ओबीसी या सैनिक, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सेवा प्रदान करता है कौन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। फिर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की जो स्थापना है 1976 में की गई है। लोक सेवा प्राधिकरण सरकारी कर्मचारियों व कंपनियों के बीच वादों का निपटारा कर न्याय दिलाने में सहायक है। ये जो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा प्राधिकरण है, ये किन के मामलों को निपटाता है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी और किसी कंपनी के बीच में, उसकी जो कंपनी है उसके बीच में केस चल रहा है, तो उसके को निपटारा कौन करेगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण। नेक्स्ट है लोका आयुक्त। लोकायुक्त का काम क्या है, राज्य में जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार को रोकना, उस पर, ठीक है, कानूनी कार्रवाई करना किसका काम है, लोकायुक्त का काम है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त का जो अधिनियम आया था वो आया था 1975 में। ये ध्यान रखना है, 1975 में अधिनियम आया था, लेकिन जो लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे उत्तर प्रदेश के प्रथम, वो किए गए थे 1977 में। या फिर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि बताओ किस साल में या किस वर्ष में प्रथम लोकायुक्त के पद को सृजित किया गया था, किस ईयर में, 1977 में। और कौन थे प्रथम लोकायुक्त, न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। और लोकायुक्त का जो अब का अगर कार्यकाल है वो 8 साल का होता है। इससे पहले जो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोनों का कार्यकाल 6 साल का होता था। ये ध्यान रखना है। कब से 8 साल कब से हुआ है, 2012 से, ठीक है। कार्य कर्मचारी द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग, कोई भी, ठीक है, कर्मचारी है उसके द्वारा यदि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है, उस पर कौन कार्रवाई करेगा, लोकायुक्त करेगा। लोकायुक्त की अपनी विशेष पुलिस भी होती है। देखा होगा आजकल फोटो वायरल होते रहते हैं कि कोई भी सरकार का कर्मचारी है वो भेंट लेता पकड़ा गया, रिश्वत तो कहना अलग होगा, भेंट कहनी चाहिए, या सुविधा शुल्क लेता पकड़ा गया और उसको उठा के ले जाते हैं कौन, लोकायुक्त के कर्मचारी। कार्यसीमा, लोकायुक्त को विधानमंडल, निर्वाचन आयोग, न्यायालय, यूपीएससी, ग्राम सभा, राज्यपाल और केंद्र सरकार के विभागों पर जांच करने का अधिकार नहीं है। ना तो ये विधानमंडल के जो सदस्य हैं उन पर जांच करेगा, ना ही निर्वाचन आयोग, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है उसके कर्मचारियों पे करेगा, ना ही न्यायालय पे, किसी जज पे नहीं करेगा, यूपीपीएससी पे भी नहीं करने का है, लोक सेवा प्राधिकरण, ठीक है। ग्राम सभा पे नहीं करने का है, जो गाँव की ग्राम सभा गाँव के लोग होते हैं, राज्यपाल पे भी नहीं, और केंद्र सरकार के जितने विभाग हैं उन पे भी जांच करने का अधिकार नहीं है। किसको नहीं है, लोकायुक्त को। नेक्स्ट है राज्य सूचना आयोग, ठीक है। राज्य सूचना जो आयोग की स्थापना है 2005 में। सूचना आयोग क्या है, आरटीआई एक्ट कब आया था, 2005 में आया था, तो तभी इसकी स्थापना हुई थी सन 2005 में। प्रथम सूचना आयुक्त के MA खान कब बने थे, 2006 में। ये ध्यान रखना है, कब बने थे, 2005 मत लगा देना, 2006 में। कौन थे, MA खान। अब इनका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष या 65 साल की एज, जो भी पहले हो जाए। यानी अगर 65 साल की एज पहले हो गई तो रिटायर हो जाएंगे, या फिर नहीं हुई तो 5 साल तक अपने पद पे बने रहेंगे। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, लखनऊ में है। कब स्थापित किया गया था, 1986 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च न्यायालय कहाँ है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है प्रयागराज में, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, हाईकोर्ट की, 1866 में, 1866 में। ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है।
स्वीकृत जजों की संख्या मैक्सिमम कितने जज हो सकते हैं? 160। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य में कुल सीबीआई कोर्ट है 6। कितने हैं? 6। 4 लखनऊ में है, 2 गाजियाबाद में है। 4 किस में है? 4 लखनऊ में है और 2 हमारे गाजियाबाद में है। ठीक है। राज्य में कुल श्रम न्यायालय है 20। ठीक है। श्रम संबंधी मामले को निपटाने के लिए कुल श्रम न्यायालय कितने हैं? 20 है। राज्य में कुल औद्योगिक न्यायाधीश परिकरण यानी उद्योगों के इंडस्ट्रियल का कोई भी अगर विवाद चल रहा है तो उसको न्याय करने के लिए कितने हैं? टोटल 6 हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल मैं बता देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि कुल औद्योगिक न्यायाधिकरण कितने हैं? 6 हैं। प्रयागराज में है, लखनऊ में है, गोरखपुर में, कानपुर में, आगरा में और मेरठ में। राज्य में कुल कमर्शियल कोर्ट कितने हैं? 13 जिलों में है। ठीक है। कुल कमर्शियल कोर्ट कितने जिलों में है? 13 जिलों में है। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वोल्टर मॉर्गन। कौन थे? वोल्टर मॉर्गन। 1866 से 1871। 1866 में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है। और तब कौन बनाए गए थे? श्री वोल्टर मॉर्गन। का कब तक रहे थे अपने पद पे? 1871 तक। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। श्री अरुण भंसाली। अब के कौन है मुख्य न्यायाधीश? कौन है जी? श्री अरुण भंसाली। कब से आए हैं पद पे? फरवरी 2024 से। प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त बात कर चुके हैं, श्री विश्वंभर दयाल, 1977 से 1982 तक। ठीक है। राज्य के 7वें या वर्तमान लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा। कौन है जी अब के? संजय मिश्रा। नेक्स्ट है स्थानीय शासन व्यवस्था कि अब जो स्थानीय की जो कार्य प्रणाली ब्लॉक तक तो पहुंच गई, तहसील तक भी पहुंच गई। अब किस तरीके से वो बिल्कुल जमीनी स्तर पे गांव तक पहुंचाई जाएगी, कैसे वो जमीनी स्तर पे उसका काम होगा, वो समझते हैं हम स्थानीय शासन व्यवस्था की। हर स्थान का भी अपना शासन होता है। ठीक है। तो स्थानीय शासन व्यवस्था में, ठीक है, पहले आता है इसमें पंचायती राज प्रणाली जो गांव में विकास कराने से रिलेटेड है। पंचायती राज प्रणाली में सबसे जो उच्च स्तर होता है वो होता है जिला परिषद या जिला पंचायत बोल देते हैं। क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति, तीनों एक ही नाम है। ब्लॉक पंचायत, ठीक है, ब्लॉक भी बोल देते हैं जिसको। और सबसे नीचे का स्तर होता है ग्राम पंचायत। ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम है कब आया था? 1947 में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट रिपीटेड है। पंचायत अदालत का नाम बदल के न्याय पंचायत कब किया गया? 1955 में। ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम है वो आया था 1961 और 62 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय जो प्रणाली है वो उसकी सिफारिश किसने की थी? वो की थी श्री बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। बलवंत राय मेहता थे, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिन्होंने सुझाव दिया था कि त्रिस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए। त्रिस्तरीय में कौन होना चाहिए? ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है। अब 1992 में, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 1992 में। उसमें संविधान में जोड़ा गया भाग 9 जोड़ा गया, आर्टिकल जोड़े गए 243 ए से लेके 243 ओ तक, टोटल 15 हैं। कितने आर्टिकल है? टोटल 15 हैं। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में विषय है 29। कितने विषय हैं जी? 29 विषय है। ठीक है। तो 73वां संविधान जो संशोधन हुआ 1992 में हुआ, जिसमें संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। ये जो भाग 9 है ये पंचायत से रिलेटेड ही है। ठीक है। और पंचायत के जो आर्टिकल है वो 243 ए से 243 ओ तक है। ठीक है। और इसी के साथ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कुल कितने कार्यों का जिक्र किया गया है? विषयों का 29 का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 73 और 74वें संविधान संशोधन से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है। यानी संवैधानिक दर्जा कब मिला उन्हें? पहले संवैधानिक नहीं थी, वो मिला 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा।
73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण है। कितना जी? 1/3। ठीक है, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर पे हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे जिला पंचायत स्तर पे हो, महिलाओं को कितना आरक्षण है? 1/3 या 1/3 भी कह सकते हैं। अब है पहला ग्राम पंचायत, सबसे नीचे का स्तर है। ठीक है, पंचायत में इसका अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, मोस्टली आप गाँव से बिलोंग करते होंगे। प्रधान का जो, क्योंकि भारत ही हमारा गाँवों में बसता है, गांधी जी कह के गए थे कि जो भारत है वो गाँव में ही निवास करता है। ठीक है, भारत प्रधान का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चुनाव होता है, आपको पता है, हम और आप ही तो वोट डालते हैं प्रधान का चुनाव करने के लिए। और ये ग्राम सभा द्वारा, मतलब ग्राम सभा क्या है? ये देखो, ग्राम सभा में ग्राम के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पंजीकृत मतदाता होते हैं। यानी जो ग्राम सभा में कौन होता है? ग्राम सभा उन लोगों को कह दिया जाता है जो लोग वोट डाल सकते हैं, जो वोटिंग लिस्ट में होते हैं, उन सब लोगों को मिला के बोल दिया जाता है ग्राम सभा। तो जितने भी लोग वोटिंग लिस्ट में हैं वही तो चुनाव करते हैं। किसका? प्रधान का डायरेक्ट चुनाव होता है, प्रत्यक्ष। ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल। ठीक है, ग्राम पंचायत का सदस्य है, ठीक है, जो बीडीसी में उठते हैं। ठीक है, आप गांव में भी उठते होंगे बीडीसी में चुनाव के लिए। ठीक है, और प्रधान दोनों के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 साल या 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। लेकिन 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 वोट डालने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? वो है 18 साल। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्र पंचायत। यह त्रिस्तरीय व्यवस्था का मध्य स्तर या द्वितीय स्तर है। ठीक है, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को प्रमुख कहते हैं। प्रमुख, आपके यहाँ चुनाव होता है प्रमुख का। प्रमुख को कौन चुनते हैं? ये जो बीडीसी यहाँ पे ग्राम पंचायत के सदस्य चुने गए हैं ना, बीडीसी, वही चुनते हैं किसको? प्रमुख को। प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब क्योंकि बीडीसी को हमने चुना है और हमारे चुने हुए जो बीडीसी है वो किसको चुन रहे हैं? प्रमुख को चुन रहे हैं, तो इसलिए ये किस प्रकार का चुनाव हुआ? ये हुआ अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रमुख का जो चुनाव है ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत जिला पंचायत के मध्य के बीच की कड़ी है। बिल्कुल सही है। क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है वो बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। नेक्स्ट है जिला पंचायत। यह त्रिस्तरीय व्यवस्था का सबसे उच्च स्तर होता है। बिल्कुल ठीक है। जिला पंचायत के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो भी कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। आप कहोगे अप्रत्यक्ष कैसे? अरे हम जो, जब प्रधानी का चुनाव होता है उसी के साथ बीडीसी का होता है, उसी के साथ जिला पंचायत सदस्य का भी तो होता है। तो हम जो चुनते हैं, हम जिला पंचायत सदस्यों को चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो चुनते हैं किसको? अध्यक्ष को चुनते हैं। तो ये कैसा चुनाव हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। ठीक है, तो जिला पंचायत का जो सचिव है, जिला पंचायत जो होती है उसका सचिव होता है सीडीओ या फिर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, हिंदी में बोल देते हैं मुख्य विकास अधिकारी, या फिर डीपीआरओ हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, या फिर जिला पंचायती राज अधिकारी। ठीक है, ये इसका सचिव है पंचायत का, जिला पंचायत का। जिला पंचायत संपूर्ण जिले के लिए योजना बनाने का काम करती है। चलो समझ गया आप, ग्राम पंचायत समझ आ गया, क्षेत्र पंचायत हो गया, इसी के साथ जिला पंचायत भी हो गया। ठीक है, वो थे ग्राम के विकास के लिए। अगर किसी नगर का विकास है तो उसके लिए नगर निकाय प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? नगर निकाय प्रणाली। ये भी 3 टाइप के होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। सुना आप सबने होगा, किसी शहर में नगर निगम होता है, किसी में नगर पालिका, किसी में नगर पंचायत। ठीक है, अब इनमें अंतर क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय प्रणाली 1916 से चली आ रही है। ठीक है, नगर निकाय प्रणाली को संवैधानिक आधार कब मिला? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 73 और 74। ठीक है, 73 और 74 ध्यान रखो। जो 73 है उससे मिला था ग्राम को, जो गांव थे। ठीक है, और जो 74वां संविधान संशोधन है इससे मिला था जितने भी हमारे नगर हैं उनको संवैधानिक दर्जा। चलिए आगे चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट,
सीधा सीधा, केवल इस यूपी जीके के लिए नहीं, अगर आप और भी पॉलिटी की भी तैयारी करते होंगे, ठीक है, किसी और एग्जाम की, उसमें भी काम आएगा। 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है, और आर्टिकल अनुच्छेद जोड़े गए 243 पी से। अब ये 243 पी से क्यों शुरू है? आपने पीछे देखा जो हमारी पंचायती राज था उसमें आर्टिकल 243 ए से लेके ओ थे, तो ओ के बाद क्या आता है? पी आता है। तो जो नगर निकाय प्रणाली है, ठीक है, उसके लिए 243 पी से शुरू हुए 243 जेड जी तक। 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून लाया गया, कब? 1994, ठीक है। अब बात करते हैं नगर निगम। नगर निगम क्या होता है? नगर निगम की स्थापना 5 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में की जाती है। 5 लाख से अधिक, ठीक है, 5 लाख से कम है तो नगर निगम नहीं होगा, लेकिन अगर यदि आबादी किसी नगर की 5 लाख से ज्यादा है तो उसमें क्या बनाया जाएगा? नगर निगम बनाया जाएगा। नगर निगम का जो प्रमुख है वो मेयर होता है, ठीक है। मेयर जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाया जाता है, जो नगर के लोग होते हैं वही, ठीक है, वोट डाल के मेयर को चुनते हैं। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। नगर निगम का जो मेयर है या उसका सदस्य होने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए। बिल्कुल वही प्रधानी वाला केस है। नगर निगम में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित, ठीक है, जो चुन के आते हैं। मनोनीत, ठीक है, जो मनोनीत किए जाते हैं। और पदेन सदस्य। पदेन सदस्य में कौन आ जाते हैं? जो उस नगर का अगर कोई एमपी है, एमएलए है, राज्यसभा का सदस्य है या विधान परिषद का सदस्य है तो वो ऑटोमेटिकली उस नगर निगम का पदेन सदस्य हो जाता है। मनोनीत सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे है नगर पालिका परिषद। यदि किसी नगर की आबादी 1 लाख से 5 लाख के बीच है, ठीक है, 5 लाख से ऊपर है तो नगर पालिका है। अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच किसी भी नगर की आबादी है तो उसमें किसकी स्थापना की जाएगी? नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाएगी। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन भी कैसा होता है? प्रत्यक्ष। देखो इनके सबके नाम अलग है, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायत, नाम अलग है, काम बिल्कुल सेम है, ठीक है। नाम क्यों अलग है? केवल आबादी के आधार पर इनको बांट दिया गया है, नगर निगम, नगर पंचायत या फिर नगर पालिका परिषद, लेकिन काम इनके बिल्कुल सेम है। तो इसका भी नगर पालिका परिषद का जो अध्यक्ष है वो भी कैसा? प्रत्यक्ष चुना जाएगा, और नगर पालिका परिषद के कार्य नगर निगम के समान ही होते हैं। नेक्स्ट है नगर पंचायत। यदि अब किसी नगर की जो आबादी है वो 1 लाख से कम और 15,000 के बीच है, 1 लाख से कम और 15,000 के बीच है तो उसमें किसकी स्थापना की जाएगी? नगर पंचायत की स्थापना की जाएगी। नगर पंचायत का भी एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 3 प्रकार के सदस्य। 3 प्रकार के सदस्य कौन होते हैं? यही वाले निर्वाचित जो चुन के आएंगे डायरेक्ट चुनाव के द्वारा, कुछ मनोनीत जिन्हें राज्यसभा करेगी, और पदेन सदस्य वही एमपी एमएलए, ठीक है, शहर के। नगर पंचायत के अध्यक्ष का जो निर्वाचन है प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चुने जाते हैं, ठीक है, मेयर की तरह। नगर पंचायत के कार्य भी नगर निगम तथा नगर पालिका के समान होते हैं। अब यहाँ से कुछ डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनते हैं, कुछ फैक्ट हैं, ये ध्यान रखने योग्य हैं तो इन्हें ध्यान रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में छोटे बड़े कुल टोटल नगर कितने हैं? 915। कुल वैधानिक नगर कितने हैं? 648। सर्वाधिक वैधानिक नगर किस जिले में है? बदायूं जिले में है। कितने हैं जी? 23 है, ठीक है। सबसे कम वैधानिक नगर श्रावस्ती में है। कितने हैं? कुल 2। राज्य में योजनाबद्ध नगर टोटल, कई बार प्रश्न आता है कितने योजनाबद्ध नगर है, तो आप बताएंगे 3 हैं। कौन कौन से हैं? ग्रेटर नोएडा, ठीक है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी। अब ये योजनाबद्ध या प्लान्ड सिटी होते क्या है? देखिए प्लान्ड सिटी वो होते हैं जो जिसको बसाने से पहले, किसी भी शहर को बसाने से पहले उसके बिल्कुल सेक्टर, किस तरह से सेक्टर बनेंगे, किस तरह से उसकी सड़कें बनेंगी, किस तरह से सीवर सिस्टम बनेगा, ये सब पूरे कागज पे एक नक्शा तैयार किया जाता है, और पूरी योजना के साथ। जैसे घर आप पूरी योजना के साथ बनाते हो ना, तो उस तरीके से योजना के साथ क्या बनाया जाता है? अगर कोई शहर बसाया जाता है उसे बोल देते हैं प्लान्ड सिटी। राज्य में कुल विकास प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी को बोल देते हैं एमडीए, गाजियाबाद को जीडीए, ठीक है। इसी तरह कुल कितनी डेवलपमेंट अथॉरिटी है? 28।
क्वेश्चन लगते हैं यहाँ से सीधे सीधे, आप प्रीवियस ईयर जब मैं कराऊंगा जब आप देखोगे, ठीक है। विशेष क्षेत्र के विकास प्राधिकरण कितने हैं जी? 5 हैं। राज्य में कुल मंडल कितने हैं? इंपॉर्टेंट है, 18 मंडल है और 18वां है आपका अलीगढ़। कौन सा है जी 18वां आपका? ये रहा, अलीगढ़ है। और कब निर्मित हुआ था? 2008 में। सबसे बड़े मंडल है, ठीक है, सबसे बड़े मंडल कानपुर, लखनऊ तथा मेरठ, ये तीनों सबसे मंडल है। क्यों है? क्योंकि इनमें 6-6 जिले हैं तीनों में। कानपुर में भी 6 जिले हैं, लखनऊ में भी 6 जिले हैं और मेरठ में भी 6 जिले हैं। और जो सबसे छोटे मंडल है उसमें देखो कितने जिले हैं, उसमें है 3-3 जिले। कौन कौन है? मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर और झांसी, ये है सबसे छोटे मंडल। तो सबसे छोटे मंडल कौन कौन से हैं? मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर और झांसी। कितने जिले आते हैं जिसमें? 3 जिले आते हैं। कुल जिले कितने हैं? 75, आप सभी को पता है। कुल तहसील 351 है, ठीक है। राज्य में कुल नगर निगम कितने हैं? 17 नगर निगम है। नगर पालिका परिषद कितनी है? बताया था ना, परिषद आता है तो प्रतिशत याद रखो, जैसे 100%, तो विधान परिषद में सदस्य 100 हैं, लेकिन नगर पालिका परिषद में जो कुल नगर पालिका परिषद है वो कितनी है? इंपॉर्टेंट है, 200 है। नगर पंचायत 490 है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल जिला पंचायत, जितने जिले हैं उतनी जिला पंचायत होगी, 75 है। कुल ब्लॉक क्षेत्र पंचायत, जितने ब्लॉक है उतने ही ब्लॉक क्षेत्र पंचायत होगी, 825 है। कुल न्याय पंचायत कितनी है? 8135 और ग्राम पंचायत है 57,705, ठीक है। अब यहाँ से हम PYQs अपने क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्लास काफ़ी बड़ी होगी, 1 घंटे से ऊपर। अब क्वेश्चन लगाते हैं और क्लास यहाँ से खत्म कर दिया। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको मैंने, ठीक है, इसमें इंक्लूड कर लिया है। यूपी के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताओ। नफीकुल हसन? नहीं। पुरुषोत्तम दास टंडन? देखते हैं। मोहन वर्मा? नहीं, ये तो सब अलग है। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही है? कितनी रही है जी? 2 रही है। कौन कौन रही है बताइए? एक तो सुचेता कृपलानी और कुमारी मायावती। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, इसको क्रोंच भी कहा जाता है, ठीक है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है कानपुर में। देखिए, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये कुछ अलग नहीं होता है, ये भी एक प्रकार का कोर्ट ही है, ठीक है। लेकिन जो अदर जज होते हैं, देखो मजिस्ट्रेट शब्द आ रहा है, जो जज होते हैं, जज जो होते हैं वो पूरे नेशनल स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। लेकिन अगर कोई, ठीक है, न्यायिक सेवा से आ रहा है, राज्य न्यायिक सेवा से, तो उसको बोल देते हैं मजिस्ट्रेट। तो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किस शहर में है? केवल कानपुर में है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण कितना होता है? 1/3, अभी पढ़ा है। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? किसने की थी जी? बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय की थी। इसने कितने स्तरीय की? 3 स्तरीय की, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय की थी। इसी के साथ अशोक मेहता समिति है, इन्होंने कहा था भाई 2 स्तरीय बनाओ। उसी के साथ जीवी राव समिति है, इन्होंने कहा था चलो 3 स्तरीय बनाओ। लेकिन जो संविधान को, अभी बात कर रहे थे ना कि पंचायत राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा, किस समिति ने कहा कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए? वो थी सिंघवी समिति, ठीक है। लेकिन हमारा जो इसका आंसर होगा वो है श्री बलवंत राय मेहता समिति। निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कौन डायरेक्ट चुना जाता है, कौन है जिसका चुनाव में डायरेक्ट जनता वोट करती है? क्षेत्र प्रमुख? नहीं जी, इसको तो बीडीसी चुनते हैं। बताओ। नहीं। प्रधान? हाँ, प्रधान का डायरेक्ट चुनाव होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष? नहीं, ये भी नहीं होता, जिला पंचायत सदस्य का चुना जाता है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा हमारा? प्रधान। उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में क्या नहीं है? मछलियां हैं? बिल्कुल हैं। तीर हैं? बिल्कुल है। 2 मछलियां हैं, बीच में धनुष है, धनुष के अंदर तीर है। क्या नहीं है? मोर नहीं है। तो यही तो पूछा था, क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर है, मोर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, क्या है जी? गुलाब, उड़हल, ये तो सब गलत है। टेंसू, इसको पलाश भी कह देते हैं, ठीक है।
राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये तो सही बात है। वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, बिल्कुल सही है। राज्य की व्यवस्थापिका उसे हटा सकती है, नहीं नहीं नहीं, यही क्या है, यही गलत है। लेकिन उसने गलती तो पूछा है, क्या नहीं है, तो यही हमारा सही उत्तर है। राज्यपाल को राज्य की व्यवस्थापिका विधानसभा या विधान परिषद नहीं हटा सकती है, उसको केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद का सृजन कब किया गया था? पद बनाया कब गया था? अधिनियम कब आया था? 1975 में। तो जब अधिनियम आया, अधिनियम में ही तो बताया गया था कि लोकायुक्त का एक पद होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1975। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त बने कब थे? कौन थे पहले? कौन थे? विश्वंभर दयाल थे। कब बने थे? 1977 में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी। उत्तरांचल गठन के बाद प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? कितने बचे हैं जी? उत्तरांचल जो उत्तराखंड बना था सन 2000 में बना था अलग होके, ठीक है। उस समय 425 थे, वो चला गया तो कितने बचे? 404, जो अब तक कितने चले जा रही है? 404। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम है 17 नगर निगम है, ठीक है, अभी बताया था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? मेरठ, लखनऊ, कानपुर, तीनों में ही 6-6 जिले आते हैं। तो क्या है आंसर? उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी, ना 12 जनवरी, 24 जनवरी। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी को ही संयुक्त प्रांत से नाम बदल के उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को कब अपनाया गया था? तो उर्दू को अपनाया गया था 1989 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? ये बात की, श्री वॉल्टर मॉर्गन थे। उत्तर प्रदेश में कितने योजनाबद्ध नगर है? उत्तर प्रदेश में 3 योजनाबद्ध नगर है। कौन कौन से हैं? नोएडा, ठीक है, दूसरा ग्रेटर नोएडा, ठीक है, और तीसरा है कानपुर सिटी, ठीक है, न्यू कानपुर सिटी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने विकास प्राधिकरण है? कितनी डेवलपमेंट अथॉरिटी है? 28, अभी बताए, ठीक है, बात की हम इसके बारे में। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? नवंबर सन 2000 में, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्लास हम एंड करते हैं, थोड़ी क्लास लंबी खिंच गई है, ठीक है, लेकिन वर्थ इट है। अब यहाँ से आपको कोई भी प्रैक्टिस कहीं और से करने की जरूरत नहीं है। इसकी जो PDF है वो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, कंपटीशन योद्धा, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल है कंपटीशन योद्धा ऑफिशियल। आप यहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं और यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कंपटीशन योद्धा, ये ID है @competition योद्धा, या फिर मेरी पर्सनल ID है @वंश बटार। आप इनमें से किसी पे भी अपनी क्वेरी, ठीक है, सेंड कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, और अगर आपको कोई ईमेल करना चाहते हैं तो आप competitionyoddha@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।